मेरे पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और उनके कातिल का आज तक पता नहीं चला। इस शहर में ना हमारे कोई दोस्त थे और ना रिश्तेदार जो मेरा ध्यान रखते। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी, इसीलिए पुलिस वालों ने शहर से थोड़ा दूर एक ऑर्फनेज में मेरा दाखिला कराया ताकि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। इस ऑर्फनेज की केयर टेकर मिस रूबी थी जो इस जगह का ध्यान रखती थी। वो अकेली इस जगह को मैनेज करती थी और उनके अलावा इस जगह पर कोई नहीं था। मेरे साथ 4 और बच्चे थे जो अनाथ थे और हम साथ में रहते थे। वहाँ मिस रूबी का बॉयफ्रेंड मार्को उनसे अक्सर मिलने आता था। मार्को मुझे अच्छा नहीं लगता था। मार्को के चेहरे पर एक बिग स्कार था। ऐसा लगता था कि मार्को हर रोज़ झगड़ा करता है, पर जब भी मार्को आता मिस रूबी बहुत खुश होती। वो मेकअप वगैरह करती और उसके लिए बहुत तैयार होती और वो लोग अक्सर बाहर रात को मूवीज़ और पार्टीज़ वगैरह में जाया करते थे, पर जब तक वो आते हम लोग सो गए होते थे। वो अक्सर रात को लेट आते थे। वहाँ ऑर्फनेज में मेरी मुलाकात मारिया नामी एक लड़की से हुई जो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। हम वो आपस में बहुत खेलते थे और हर बात शेयर करते थे। मिस रूबी को हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने काम से काम रखती थी, बट वो हमारे जैसे ख़ास बर्थडेज़ वगैरह पर केक वगैरह लाती और हमारे साथ सेलिब्रेशन करवाती थी। मेरा कमरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर राइट साइड पर था और मिस रूबी का कमरा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मास्टर बेडरूम था। एक दिन मैं और मारिया ग्राउंड में खेल रहे थे और मारिया झूले से गिर गई और उसके लेफ्ट पाँव से खून निकलने लगा। मैं गई और मिस रूबी का दरवाज़ा नॉक किया और इतने में मिस रूबी ने जब दरवाज़ा ओपन किया तो मैंने देखा उनके कमरे में बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई हुई थी। उनकी दीवारों पर तितलियाँ, फ्लावर्स और बहुत कुछ बना हुआ था। मुझे उनका कमरा बहुत पसंद आया और मैं देखती रह गई। फिर मैंने मिस रूबी को जल्दी से सब कुछ बताया जो ग्राउंड में हुआ और वो मारिया को देखने चली गई और मैं उनका कमरा देखने लगी। उन्होंने मारिया की बैंडेज लाउंज में की। मैं जब थोड़ा सा आगे बढ़ी तो अचानक मेरे कानों में एक विस्परिंग हुई, मेरी मदद करो। मैं डर के मारे पीछे हो गई। मैंने आगे पीछे देखा तो मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मैं परेशान हो गई कि ये आवाज़ किसकी है। मैं थोड़ी देर चुप रही पर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। मैं बोली, बताओ तुम कौन हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पर आगे से कोई जवाब नहीं आया। क्या मैं पागल हो रही हूँ? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मुझे अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मुझे वो आवाज़ नहीं आई। मैं दोबारा आगे की तरफ बढ़ी कि मुझे वो आवाज़ सुनाई दे, पर जैसे ही मैं आगे बढ़ी मिस रूबी पीछे से क्या आ हुआ? गई। हुँ? मैंने जब मिस रूबी को दरवाजे पर देखा तो मैं डर गई और मैंने उन्हें कहा, मैं वैसे ही यहाँ आपका इंतज़ार कर रही थी कि जब आप आओगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आइंदा तुम्हें कोई काम हो तो मेरा दरवाज़ा नो करना और मेरे कमरे में दोबारा कभी मत आना। मुझे मिस रूबी की ये बात बहुत अजीब लगी और मैं सोचती रही कि आखिर इस कमरे में ऐसा है क्या जो इन्होंने मुझे आने से मना कर दिया। और मैं बहुत परेशान हुई। मैं पूरी रात भर ये बात सोचती रही पर मुझे इसका कोई जवाब ना मिला। नेक्स्ट डे हम तीनों बच्चे टीवी देख रहे थे। हम टोटल 5 बच्चे थे। 2 बच्चे आज अडॉप्ट हो गए थे और पीछे अब हम 3 रह गए थे। मिस रूबी किचन में काम कर रही थी कि अचानक इतने में नलके की लीक होने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड मार्को को कॉल किया और वो आ गया। उसने जब देखा तो कहा, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, 1 से 2 नट लूज़ हैं, वो टाइट करूँगा तो सही हो जाएगा। तुम्हारे पास रेंच है? हाँ, बेसमेंट में एक मौजूद है। मिस रूबी किचन का काम कर रही थी और मार्को जो थे वो टैप ठीक कर रहे थे, तो इसीलिए मेरा जाना बनता था और मैं इसीलिए बेसमेंट में रेंच लेने गई। पहले मैंने जाकर लाइट ऑन की और फिर मैं नीचे उतरना शुरू हो गई। सीढ़ियों पे अजीब सी आवाज़ आ रही थी, लकड़ियों से बहुत ख़राब सी लकड़ियाँ थी। जब मैं बेसमेंट में दाखिल हुई तो मुझे रेंच नज़र आया, वो शेल्फ़ के ऊपर पड़ा हुआ था। मैं आगे की तरफ बढ़ी। रास्ते में मेरी नज़र एक संदूक पर गई। वो संदूक बहुत गंदा था। मुझे लगा मिस रूबी ने उसके अंदर हमारे लिए टॉयज़ और कपड़े वगैरह रखे होंगे। अचानक मुझे आवाज़ आई, उसमें कुछ नहीं है। और मार्को मेरी तरफ बढ़ा। फिर ये लोग क्यों हैं? मार्को ने मेरी तरफ कुछ देर देखा और वो फिर सामने शेल्फ की तरफ बढ़ा और रेंच पकड़ लिया। चलो ऊपर चलें, रूबी हमारा वेट कर रही है। फिर हम दोनों ऊपर आ गए और मार्को ने बेसमेंट को लॉक कर दिया। मैं रात भर सोचती रही आखिर उस संदूक में ऐसा क्या है
कि उन्होंने उसे लॉक लगाया हुआ है और मुझे पूरी रात नींद ना आई। मुझे फिर से दीवारों से एक अजीब सी विस्परिंग की आवाज़ आने लगी, पर मैं जितना सुनने की कोशिश करती वो उतनी गायब हो जाती। एक रात सीढ़ियों के नीचे मुझे मार्को और मिस रूबी के बात करने की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैंने गौर से सुना तो वो बातें कर रहे थे। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अपना दिमाग खो बैठे हो? वो बस एक बेवकूफ़ सी बच्ची है। ये बच्ची हमारे लिए खतरा बन सकती है, हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। तुम फजूल में टेंशन ले रहे हो। वो 10 साल की बच्ची हमारा क्या बिगाड़ेगी? छोड़ो। पर वो मुझसे आज संदूक के बारे में पूछ रही थी। देख लो आगे मसला न बने। क्या ये लड़की कैलिफोर्निया पुलिस से तेज़ है? हमने पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना दिया। ये लड़की तो उनके सामने कुछ भी नहीं। मैं फिर भी संदूक को और बेसमेंट को अच्छे से लॉक कर दूंगी और इस पर भी नज़र रखूंगी। अब तुम टेंशन ना लो। ये बच्ची हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ तुम सही कह रही हो। मैं वैसे भी कल घर के सारे लॉक्स चेंज कर दूंगा। फिर मार्को और रूबी अपने कमरे की तरफ जाने लगे और मैं भी अपने बेड पर आ गई और मैं सोचती रही ये क्या बातें कर रहे हैं, आखिर बेसमेंट में है क्या। और रूबी ने अगले दिन बेसमेंट को अच्छे से लॉक कर दिया। अब रात को मुझे हर रोज़ विस्परिंग की आवाज़ें आने लगी और मैं परेशान हो गई। ये हफ्ते की रात थी जब मिस रूबी और मार्को बाहर गए हुए थे। हम टीवी देख रहे थे। तब मारिया ने कहा चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। मैंने और टोनी ने हाँ कर दी और टोनी हमें ढूंढने लगा। कुछ बारियों के बाद मेरी बारी आई सबको ढूंढने की। पहले मैं ऊपर कमरे की तरफ गई मारिया को ढूंढने। मैंने देखा कि मुझे मारिया कहीं नहीं मिली, पर मुझे टोनी बेड के नीचे मिल गया। जब मैंने कबर्ड ओपन की तो मारिया अंदर नहीं थी। मैंने उसे ऊपर अच्छी तरह ढूंढा पर वो कहीं ना मिली। अब जाहिर सी बात है अगर मारिया ऊपर नहीं थी तो वह ज़रूर मिस रूबी के कमरे में होगी, क्योंकि बेसमेंट तो मिस रूबी ने लॉक कर दिया। जब मैं मिस रूबी के कमरे में एंटर हुई तो मैंने मारिया को आवाज़ लगाई, पर उसका आगे से कोई रिस्पॉन्स ना आया। पर मुझे रूम में एंटर होते साथ एक अजीब सी स्मेल ने घेर लिया, जिससे मुझे बहुत तंगी हुई। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे दीवारों पर कुछ नज़र आया। मैं पास गई और दीवारों को मैंने देखा तो उस पर पानी टाइप कुछ था। मैंने जब हाथ लगाया तो मैंने महसूस किया ये कोई केमिकल है, जिससे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, जैसे हॉस्पिटल में होता है। इतने में जो मारिया थी वो कबर्ड से निकली और मुझे डराने के लिए मेरे पीछे झपटने लगी और मैं पीछे हट गई और वो दीवार में लग गई और दीवार फट गई। अब जैसे ही दीवार फटी उसमें से हजारों करोड़ों कीड़े और चींटियां निकलने लगीं और वो कमरे में इर्द गिर्द भागने लगी। मैं और मारिया डर गई और हमने चीख मार दी। फिर मैं और मारिया कमरे से बाहर निकल गए और हमारी चीखें सुनकर मिस्टर थॉमस जो हमारे पड़ोसी थे वो आ गए। उन्होंने जब अंदर कमरे में देखा तो जल्दी से पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस फौरन 10 मिनट में आ गई। अब इतनी सी बात पे पुलिस को बुलाने का क्या फ़ायदा बनता था। जब पुलिस वाले मिस्टर थॉमसन के साथ नीचे बेसमेंट में गए और उन्होंने संदूक ओपन किया तो उन्हें पता लगा कि मिस रूबी और मार्को एक सीरियल किलर हैं जो लोगों को कत्ल करके उनके पैसे लूट लेते हैं, और लाशों को छुपाने के लिए उन्होंने एक अजीब सा तरीका बनाया हुआ था। वो कैलिफोर्निया से भाग कर आए थे। जब उन्होंने संदूक ओपन किया उन्हें अंदर लाखों इंसानी हड्डियां मिली, जिसे मैं देख के डर गई। उनका तरीका बहुत अजीब था। हकीकत तो ये है कि मारिया जिस वॉलपेपर में टकराई थी वो वॉलपेपर था ही नहीं, वो तो इंसानी खाल थी। रूबी और मार्को इंसानों की खाल उतारकर उन्होंने अपने कमरे का वॉलपेपर बनाया था और हड्डियां नीचे ट्रक में थी। उन्होंने स्प्रे इसीलिए किया ताकि वो कीड़े मकोड़ों को खाल तक आने से रोक सकें, पर जाहिर सी बात है कोई कीड़ों को रोक सकता है। ये बहुत वाहियात चीज़ इन्होंने की। फिर पुलिस मार्को और मिस रूबी को पकड़ कर ले गई और जाते हुए मार्को ने कुछ देर मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि ये लड़की हमें किसी दिन फंसवाएगी, मुझे इसे पहले ही मार देना चाहिए था। मुझे अब समझ आया कि मुझे वो अजीब सी विस्परिंग क्या कहना चाहती थी और वो कमरे में मुझे उस दिन आवाज़ें क्यों आई। ये आवाज़ें उन्हीं लोगों की थीं जिनकी वो खालें थीं। अगर मारिया उस दीवार से ना टकराती तो मुझे कभी पता ही नहीं लगता, और हो सकता है मैं और मारिया भी उसी दीवार में होते और संदूक में।